हेलो। एम ऑडिबल? हम्म। तो जब हम लोग ये एक कर्व मिल गया तो अपने पास एक कर्व था। हम लोग ने इसको कन्वर्ट किया इसके डिफरेंशियल इक्वेशन में। अपने को जस्ट क्या चाहिए? कर्व, सॉरी इसका स्लोप चाहिए। स्लोप मतलब डी वाई बाई एक्स। अब एक ऐसा कर्व फाइंड करना है जो इस कर्व को ऑर्थोगोनली कट करता, मतलब इसके परपेंडिकुलर में हो, जो इसको 90 डिग्री कट करता। तो उसके लिए क्या करेंगे? जो नया कर्व है उसका स्लोप इसके स्लोप के साथ क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर, मतलब दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल आना चाहिए। तो सीधे सीधे मतलब m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1 आ जाएगा। तो हम लोग को अगर ये इसका स्लोप गिवन है तो सेकंड वाले का स्लोप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो 2y माइनस एक्स अपॉन में ये आ जाएगा y माइनस 2x। और इसका साइन चेंज करना है तो हम लोग इसका साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 2y। अब बताओ ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं? इसको चेंज किया। रुको रुको रुको, मैंने क्या किया? 2y माइनस एक्स था तो हम लोग ने इसको x माइनस 2y किया और y माइनस 2x, सही तो है। एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं? अगर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो फिर होमोजीनियस से करेंगे। नहीं आ रहा है ना एग्जैक्ट, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस से होगा। समझ में आया सबको ये? पहले इसका रेसिप्रोकल लिए और उसको माइनस से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2y माइनस एक्स होगा और ये अपॉन में आके y माइनस 2x। तो ये 2y माइनस एक्स को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2y। जब इसको dx को ये साइड लेके आएंगे तो इसका जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा? ये -2। और इसको जब ये साइड लेके आएंगे जब प्लस में करके नहीं आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो इसको होमोजीनियस से कर सकते। क्लियर है सबको ये? अब इसका सॉल्यूशन निकाल लो। जो कर्व आएगा वो इसके साथ ऑर्थोगोनली कट करेगा। क्लियर है सबको ये तो सॉल्व कर सकते हो ना बाय होमोजीनियस। y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करो, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल से, फिर उसके आगे सॉल्व कर सकते हैं। इससे भी अब तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, 2015। द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज ऑफ द पैराबोला, कि इस पैराबोला का ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी क्या, मतलब एक पैराबोला कर्व है तो कौन सा कर्व होगा जो उसको ऑर्थोगोनली कट करता है? वेयर ए इज अ वेरिएबल पैरामीटर इज गिवन बाय। तो अपने को इसका ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से ए को एलिमिनेट करना है अपने को। तो 6a y² इज इक्वल टू x माइनस 3। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा? सॉल्व करो इसको। एलिमिनेट करो ए को और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। यहां तक आया सबका?
तो y डैश क्या आ गया अपने पास, y अपॉन 2 टाइम्स x माइनस वाई, एक्स माइनस थ्री। अब इसमें जो कांस्टेंट था a एलिमिनेट हो गया। अब अपने को एक ऐसा कर्व चाहिए जिसका टेंजेंट इसको इसके परपेंडिकुलर, तो जस्ट इसी को रेसिप्रोकल लेंगे और ये जो x माइनस थ्री है सिर्फ माइनस लगा देते हैं, क्योंकि अपना जो आंसर है वो x माइनस थ्री के फॉर्म में। तो जो नया वाला स्लोप आएगा वो क्या आ जाएगा अपने पास, y डैश इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री अपॉन y और माइनस। ठीक है, ये समझा सबको। इसका रेसिप्रोकल लेके साइन चेंज कर दिया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। किससे सॉल्व होगा, ये वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा। डी वाई माइनस टू अपॉन वाई एक्स माइनस थ्री, तो वाई डी वाई माइनस टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स। चलो करो इसको, क्या आ रहा है आंसर। वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू, नहीं नहीं एक्स माइनस थ्री को वैसे ही रखो, एक्स माइनस थ्री को ओपन नहीं करना है, उसी के फॉर्म में आंसर है ना, सारे आंसर उसी के फॉर्म में। एक्स माइनस थ्री को ओपन नहीं करना, उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करो, क्योंकि जितने भी आंसर है वो सब एक्स माइनस थ्री के फॉर्म में ही है। पहले में तो प्लस दिया तो पहला ऑप्शन तो होगा ही। ये तो देखिए, ये रब करो, मैं ये लिखा सबने। इसमें से किसी का आ रहा है, एक्स माइनस थ्री को डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है। डी आ रहा है सबको, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट। तो ये अपना और एक टॉपिक हो गया ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वाला। तो इस केस में सबसे पहले एक कर्व गिवन होगा, उसको डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। फिर उसके बाद एक नए कर्व का टेंजेंट बट जो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, फिर उसके बाद एक डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से मिलेगा। और जो अब तक हम लोग ने किया है उसमें से किसी एक मेथड का यूज करके उसको सॉल्व करना है। वो वेरिएबल सेपरेबल भी हो सकता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो सकता है, एग्जैक्ट भी हो सकता है, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस जो भी होगा। ठीक है, तो अपना कुछ भी आएगा सॉल्व तो इसी मेथड से होगा ना। मतलब जरूरत रहेगा तो। ठीक है, तो अपना फर्स्ट ऑर्डर का और फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हो चुका है। कुछ नॉन लीनियर भी होते हैं, नॉन लीनियर मतलब जो फर्स्ट डिग्री के नहीं होंगे, तो वो अलग से हम लोग करते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन में। इसके बाद हम लोग आएंगे अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां तक किसी को डाउट है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में? हम्म, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी को डाउट है? हम्म, यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? एक बार यस नो जो भी है कर दो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग हायर ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अपने को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। इसको भी और अलग अलग डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट कोएफिशिएंट में, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस में। हम लोग ने सबसे पहले क्या देखा था, dy बाय डी एक्स पी ऑफ वाई, वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर इस y ऑफ x को मैं जीरो पुट कर दूं, q ऑफ x दो वैल्यू हो सकती है, तो जीरो, एक तो नॉन जीरो। अगर ये जीरो आ गया तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का। अगर ये नॉन जीरो है तो इसको बोलेंगे कि ये एक नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है। अब यहाँ पे ये y कहाँ से आ गया, p ऑफ x q ऑफ x, अब ये कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। तो अब इसमें भी इसको आगे जब हम लोग सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर करेंगे तो इसको हम लोग कांस्टेंट भी हो सकता है और ये वेरिएबल भी हो सकता है। तो हम लोग जो पहले पढ़ेंगे वो वेरिएबल कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल नहीं, सिर्फ किसके लिए करेंगे हम लोग, कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए। तो अगर मुझे सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो वो कैसे करेंगे हम लोग, जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके डेरिवेटिव सब लीनियर होने चाहिए, और y के साथ dy उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट में। मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। तो ये हो गया अपने पास सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें भी ये डिपेंड करता है आर ऑफ एक्स पे। अगर ये आर ऑफ एक्स अपने पास जीरो आ गया तो होमोजीनियस, अगर आर ऑफ एक्स नॉन जीरो आ गया तो नॉन होमोजीनियस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस। और जो भी अपने को डिस्कस करना है, ये जो यहाँ पे पी ऑफ एक्स ले रहे हैं ना, अब इसको पी ऑफ एक्स नहीं, इसको सिंपल में कांस्टेंट दे देता हूँ, ए नॉट ए वन, वेयर ए नॉट एंड ए वन आर कांस्टेंट। अगर यहाँ पे कोई नंबर है तो इसको तो हम लोग मोनिक बना सकते हैं, जो भी कांस्टेंट है उससे डिवाइड करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है सबको ये? तो अपने को जो डिस्कस करना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कि जो इनके कोएफिशिएंट होंगे वो सब क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। यहां तक किसी को डाउट है? हम्म, हेलो, यहां तक किसी को डाउट है? एक बार यस नो जो भी करना है। हम्म, तो अब हम लोग nth ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। अपने को जो डिस्कस करना है सॉल्यूशन, वो सिर्फ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का ही करना है। nth डेरिवेटिव a नॉट y n माइनस वन उसका डेरिवेटिव, ऐसे लास्ट में a n माइनस वन y डैश और a नॉट y इज इक्वल टू n इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ p ऑफ x। ठीक है, तो ये अपने पास n ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। जितने भी a नॉट से लेके an तक रहेंगे ये सारे क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तो इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब अगर ये p ऑफ x जीरो हो गया तो होमोजीनियस, p ऑफ x नॉन जीरो हो गया तो नॉन होमोजीनियस। अब यहाँ पे हम लोग ने एक ऑपरेटर यूज करते हैं कि d इज इक्वल टू डी बाई डी बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय डी वाई स्क्वायर। ऐसे इन जनरल डी रेस टू एन इज इक्वल टू
डी रेस टू एन डी वाई। ठीक है, तो अगर इसका यूज करके मैं इसको अब कैसे लिख सकता हूं, डी एन वाई प्लस ए नॉट डी एन माइनस वन वाई, ऐसे सॉल्व अप टू ए एन माइनस वन डी और लास्ट में ए एन डी वाई और ये सिंपल वाई। अगर यहाँ सब में से y को कॉमन ले लूंगा तो डी एन ए नॉट डी एन माइनस वन ए वन डी एन माइनस टू फिर ए एन माइनस वन डी प्लस वन वाई इज इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम लोग ने डी ऑपरेटर के फॉर्म में लिख लिया, इस तरीके से लिखते हैं। तो जनरली या तो इस फॉर्म में लिखा होगा, या तो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखा होगा, या तो डी के फॉर्म में लिखा होगा। तो डी क्या होता है अपने पास, डी बाई डी एक्स, ये जस्ट एक ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये अपने पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है एन ऑर्डर का विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यहां तक किसी को कुछ दिक्कत? राइट साइड में अगर जीरो ले लिया है तो हम लोग होमोजीनियस, अगर ये कोई एक्स का फंक्शन होगा तो उसको बोलेंगे नॉन होमोजीनियस। यहां तक किसी कुछ प्रॉब्लम है? तो ये पूरे डी के टर्म्स में है, तो इसको मैं और भी कैसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू जीरो, या फिर अगर यहाँ पे कुछ पी ऑफ एक्स लिखेंगे तो एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। अब इसका जो सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन, उसको दो अलग अलग पार्ट में निकालते हैं। एक होता है सी एफ और एक होता है पी आई। सी एफ मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमेशा हम लोग पी ऑफ एक्स को जीरो पुट करते हैं, मतलब होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से जो सॉल्यूशन मिलता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स को नॉन जीरो पुट करते हैं। जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर, उतने ही इसके पास होमोजीनियस के पास कांस्टेंट मिलते हैं अपने को, उतने आर्बिटरी कांस्टेंट मिलेंगे, और पर्टिकुलर इंटीग्रल में कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो सी एफ निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे कोई पी ऑफ एक्स है, तो देयरफॉर इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो v अगर लिखूंगा मैं, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ डी पी ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसको भी सॉल्व करने के अलग अलग फॉर्मूले हैं। ये पी ऑफ एक्स पे डिपेंड करता है और एफ ऑफ डी किस फॉर्म में है, ये दोनों पे डिपेंड करता है कि पी ऑफ एक्स क्या है मेरा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि पॉलिनोमियल है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा। या फिर ये एफ ऑफ डी किस फॉर्म में है, लीनियर फैक्टर के फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, किस फॉर्म में है, उसके बाद हम लोग उसके लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, उसका यूज करके हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कि कोई भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम लोग उसका कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं। तो सपोज एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म का अपने पास कोई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये एफ ऑफ डी का यूज करके ये कुछ डी के टर्म्स में होगा, तो हम लोग इसका एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं जो कि किसके टर्म्स में होगा, कुछ m का पॉलिनोमियल होगा, एक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ m। अगर n डिग्री का है तो n डिग्री का एक पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, और उसके जितने रूट आएंगे, अब जैसे मान लो अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके क्या क्या नेचर हो सकते हैं, हो सकता है कि m1 m2 के इक्वल आ जाए, हो सकता है m1 m2 के इक्वल ना हो लेकिन रियल हो, ये सारे रियल के लिए। अगर कॉम्प्लेक्स में आएंगे और उनके कोएफिशिएंट रियल है तो हमेशा जो रूट आएगा वो कॉन्जुगेट में आता है। अगर रियल कोएफिशिएंट है तो उनके सॉल्यूशन भी क्या होते हैं, हमेशा जो भी अगर कॉम्प्लेक्स में आ रहा है तो हमेशा वो पेयर में कॉन्जुगेट के फॉर्म में आते हैं।
अगर वो इमेजनरी होता है, प्योरली इमेजनरी, तो उनके रूट भी प्योरली इमेजनरी के फॉर्म में आते हैं। अगर वो खुद अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में उनके कोएफिशिएंट है तो उनका सॉल्यूशन भी कुछ अलग ही आता है। अब अगर रियल रूट है और इक्वल है तो उनका सॉल्यूशन कैसे आएगा? जो सी एफ होगा अपने पास C1 प्लस एक्स इंटू C2 ई रेस टू M1x, क्योंकि दोनों इक्वल आ गए तो M1 लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, अगर डिस्टिंक्ट आ गए तो C1 ई रेस टू M1x प्लस C2 M2x। ठीक है, ये क्लियर है सबको? तो कितने कांस्टेंट यूज होंगे? 2 डिग्री का 2 कांस्टेंट, तो C1 प्लस एक्स टाइम C2 ई रेस टू M1x। अगर डिस्टिंक्ट आ गए तो एक C1 पहले रूट के साथ आएगा और दूसरा C2 दूसरे रूट के साथ। तो रियल वाला क्लियर है सबको? हम्म हम्म नहीं, ये रहेगा, अभी नोट्स में सेंड कर दूंगा, उसमें अच्छे से लिखा है। ठीक है, उसमें अच्छे से पूरा लिखा है, ये खाली भी समझ लो बस। अब अगर सपोज पेयर में आ रहा है अल्फा प्लस इसके फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में, तो उस केस में क्या करना है अपने को? y ऑफ x इज इक्वल टू ई रेस टू, ये जो अपने पास रियल पार्ट है, ई रेस टू अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, तो ये अपने पास जब वो कॉन्जुगेट में होंगे, मतलब रूट उसका कॉम्प्लेक्स होगा और कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कॉन्जुगेट के फॉर्म में होते हैं। तो ई रेस टू अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। क्लियर है सबको ये? हम्म तो यहाँ पे कितने कांस्टेंट यूज हो रहे हैं? 2 कांस्टेंट यहाँ पे भी यूज हो रहे हैं। बट कभी कभी क्या होता है, इस फॉर्म में भी जनरली तो यही यूज करते हैं, बट कभी कभी ऐसा होगा कि इस फॉर्म में नहीं लिखा होता। तो इस फॉर्म में नहीं लिखा है तो इस फॉर्म में भी कभी कभी लिखते हैं कि पहला कांस्टेंट को इस तरीके से यूज करेंगे, ई रेस टू अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस C2, इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। या फिर और C1 ई रेस टू अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स प्लस C2। तो ये 3 अलग अलग तरीके से लिखा जाता है जब इस फॉर्म में हो। ये भी फॉर्म करेक्ट है, ये भी फॉर्म करेक्ट है, ये भी, बट मोस्टली हम लोग जो यूज करेंगे वो इसी फॉर्म में यूज करेंगे। क्लियर है सबको ये? बट ये तीनों फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आंसर हो सकता है, कभी कभी इस फॉर्म में भी लिखा रहता है, तो ये फॉर्म भी पता होना चाहिए। एक कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट यहाँ पे भी यूज हो रहा है, ये 2 कांस्टेंट यहाँ पे भी यूज होंगे। क्लियर है सबको ये? और याद रखना, जितने ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज होंगे, और जो उनके सॉल्यूशन होंगे ना वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर सपोज ई रेस टू एक्स एक सॉल्यूशन है, ई रेस टू माइनस एक्स है, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन होता है, मतलब C1 ई रेस टू एक्स, इसीलिए इस फॉर्म में लिखते हैं ना। तो इसके पास सॉल्यूशन कितने आ गए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। बट वो जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने होंगे? ई रेस टू एक्स और ई रेस टू माइनस एक्स, ये दो इसके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। बाकी सब क्या है? उनके लीनियर कॉम्बिनेशन का यूज करके हम लोग और सॉल्यूशन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन आता है। इसको हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से। इसीलिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या फॉर्म करते हैं? वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं। क्लियर है सबको ये पॉइंट? और उनका डायमेंशन क्या होता है? तो जितने डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, या फिर जितने उनके सॉल्यूशन भी कितने होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट, वही उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन भी होता है। क्लियर ये पॉइंट? किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का, वो भी होमोजीनियस ना, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का मैं एक स्पेस बनाऊंगा तो वो एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है।
of dimension n, where n is the degree of linear differential equation. क्लियर है ये पॉइंट? हाँ, वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन क्या होता है? अगर वेक्टर सब स्पेस वगैरह करते तो क्या उसका, कोई भी दो वेक्टर उठा लो, जैसे मान लो x1, रुको रुको, जैसे मान लो x1 x2 एक सॉल्यूशन है, ठीक है? तो हम लोग कैसे चेक करते हैं कि कोई वेक्टर सब स्पेस होगा? इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी लेना पड़ता है ना। तो अगर ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, तो हम लोग सीधे सीधे बोल ही रहे हैं ना ये इसका सॉल्यूशन होगा। हो गया, डायरेक्ट हो जाता है ये। x1 अगर किस x2, ये दो सॉल्यूशन है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन आ रहा है ना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? c1x1 प्लस c2x2, where c1x1x2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन फिर से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो सब स्पेस फॉर्म, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। क्लियर है सबको ये? होमोजीनियस के लिए ले रहे हैं हम लोग, नॉन होमोजीनियस के लिए नहीं होता, सिर्फ होमोजीनियस के लिए। जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है ना, इसमें भी वही करते हैं ना। जैसे x1 इसका सॉल्यूशन है, एक x2 अगर इसका सॉल्यूशन है, ठीक है? तो मैं अगर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी ले लूं, c1x1 प्लस c2x2, तो ये c1 बाहर आ जाएगा, a ऑफ x1, c2 बाहर आ जाएगा, a ऑफ x2। तो ये सॉल्यूशन है, मतलब ये जीरो, क्योंकि ax1 जीरो है और ये x2 जीरो है, c2। तो ये फिर से जीरो आ गया, इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन आ गया। वैसे यहाँ पे भी है, ठीक है? तो ये याद रखना है आगे कि सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म अ वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n, और उसका डायमेंशन कितना होगा? जितने इसके पास आर्बिट्ररी या फिर लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन यूज हो रहे हैं। तो दो ही है ना, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते। बाकी जो रहेंगे वो इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन का यूज करके हम लोग बनाते हैं। तो 2 के लिए हो गया। मान लो अगर 3 डिग्री का होगा तो मान लो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा 3 डिग्री का है, कुछ इस फॉर्म का है, डी क्यूब ए नॉट डी स्क्वायर ए वन डी प्लस ए टू वाई इज इक्वल टू जीरो, ये 3 डिग्री का है। तो इसके पास पॉसिबिलिटी क्या है? इसके पास एक रियल रूट तो हमेशा होंगे ना। 3 डिग्री के पास क्या, एक रियल रूट तो हमेशा ही, हर केस में एक रियल रूट आएगा। अब या तो इसके पास 3 रियल रूट होंगे, या फिर एक रियल और दो कॉम्प्लेक्स में। अगर तीनों रियल आ गया तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते? अब तीनों रियल में भी क्या हो सकते हैं? या तो तीनों इक्वल होंगे, या फिर दो इक्वल, या फिर तीनों डिस्टिंक्ट। ये तीन केस बनेंगे ना। या तो तीनों के तीनों रूट इक्वल आ जाए, या फिर दो इक्वल आएगा एक डिस्टिंक्ट आएगा, या फिर तीनों डिस्टिंक्ट आ जाएंगे। अगर तीनों इक्वल आ गए तो उसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? कितने कांस्टेंट? 3 डिग्री का, तो 3 कांस्टेंट यूज करना। तो c1 प्लस एक्स इंटू c2 एक्स स्क्वायर c3, और यहाँ पे जो कॉमन रहेगा ई रेस टू, एक ही कॉमन आएगा ना, तो ई रेस टू एम एक्स। क्लियर है सबको ये? ऐसे अगर 4 डिग्री का 4 सेम आएंगे, तो c1 प्लस एक्स इंटू c2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू c3 प्लस एक्स क्यूब इंटू c4 और ई रेस टू एम एक्स। ऐसे एन रहेगा तो सबके सब डिस्टिंक्ट है, एन डिग्री का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो c1 एक्स इंटू c2 एक्स स्क्वायर इंटू c3 सॉल्व अप टू एक्स रेस टू n माइनस वन सी एन ई रेस टू एम एक्स। क्लियर है सबको ये समझ में आया? जब इक्वल रिपीटेड रूट्स होते तो कैसे बनाते हैं इसका सॉल्यूशन? और अगर टू इक्वल होंगे तो एक तो मेरा आ जाएगा c1
प्लस एक्स सी टू ई रेस टू एम वन एक्स, और जो एक अलग से बचा उसको अलग से लिख देंगे सी थ्री एम टू एक्स ना, और तीनों डिस्टिंक्ट है, तब उस केस में सी वन ई रेस टू एम वन एक्स, सी टू ई रेस टू एम टू एक्स, और सी थ्री ई रेस टू एम थ्री एक्स। तो रियल वाला सबको क्लियर हो गया? हाँ, अब अगर कॉम्प्लेक्स रहेगा तो कॉम्प्लेक्स में एक रियल आएगा, तो जो एक रियल आएगा तो उसका तो सी रेस टू एम वन एक्स, और बाकी जो कॉन्जुगेट में आ रहे हैं उसका ई रेस टू अल्फा एक्स, सी टू कॉस बीटा एक्स, सी थ्री साइन बीटा एक्स। तीन कांस्टेंट यूज हो गया ना, एक दो तीन, ये कॉन्जुगेट के लिए और ये एक अलग से। और अगर सपोज इन केस 4 डिग्री का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, 4 ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उस केस में अगर मान लो दो कॉम्प्लेक्स वाले रिपीटेड रूट्स आ गए, तो ऐसा आ गया तो इसके रूट क्या होंगे, m प्लस आई, m माइनस आई, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, मतलब कॉम्प्लेक्स ही क्या हो रहा है, इसका रिपीटेड हो रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये समझ में आ रहा है ना, मतलब दोनों रूट इसके क्या हो रहे हैं, m प्लस आई ये भी रिपीट हो रहा है और ये भी रिपीट हो रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ई रेस टू अल्फा एक्स, ये इसको बाहर ले लेंगे हम लोग, उसके बाद सी वन प्लस एक्स सी टू कॉस बीटा एक्स प्लस सी वन प्लस सी थ्री सी फोर साइन बीटा एक्स। क्लियर है सबको ये? तो ये इस तरीके से इसका निकालना है, ये जो रियल पार्ट है इसको अलग कर दो, सी वन एक्स सी टू कॉस बीटा एक्स, सी थ्री एक्स सी फोर साइन बीटा एक्स, बाकी डिस्टिंक्ट है तो उसका तो निकाल ही सकते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सिर्फ किसके लिए होता है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए रहता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, दो तीन क्वेश्चन है, ज्यादा तो नहीं है। सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, ये भी ध्यान दो थोड़ा, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कितने अलग अलग तरीके से लिखा। जैसे मान लो अगर मुझे लिखना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये एक तरीका हो गया। सेकेंड, हम लोग इसी को और कैसे लिख सकते हैं, वाई डबल डैश डी वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, या फिर इसी को किसी फॉर्म में लिखा रहेगा डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन वाई इज इक्वल टू जीरो, या तो इस फॉर्म में होगा। और इन सब का जो हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं वो इसको देख के बनाते हैं, एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। फिर हम लोग इसका रूट निकालेंगे, तो एम प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इसका दोनों रूट रिपीटेड आ रहा है, तो इसका जो सी एफ आएगा वो सी वन प्लस एक्स सी टू ई रेस टू एक्स, वन इंटू एक्स मतलब सिंपल ई रेस टू एक्स। क्लियर है सबको ये इस फॉर्म में भी लिखा मिलेगा, या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में। इसका क्या निकालना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन वो 2 डिग्री 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा या 4 डिग्री का, उसका रूट निकालना है। और फिर रूट निकालने के बाद डिपेंड करेगा वो डिस्टिंक्ट है, रिपीटेड है या कॉम्प्लेक्स है। बताओ क्या आएगा इसका आंसर अभी। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा इसका, एम स्क्वायर। कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, एम स्क्वायर कॉमन, फिर उसके बाद एम
स्क्वायर माइनस 1। ए ए आंसर आ रहा है ना, क्योंकि जब मैं इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन ले रहा हूं तो m रेस टू 4 माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब यहां से m स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा अपने पास m स्क्वायर m माइनस 1 m प्लस 1। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, c1 प्लस एक्स इंटू सी टू ई रेस टू 0x, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि 0 रूट आएगा ना रिपीटेड। प्लस तीसरा क्या आएगा अपने पास, c3 ई रेस टू एक्स और c4 ई रेस टू माइनस एक्स। तो एक सॉल्यूशन अपने पास क्या आएगा, 1 इंटू 1 1, दूसरा x इंटू 1 x, तीसरा अपने पास ई रेस टू एक्स है और चौथा अपने पास ई रेस टू माइनस एक्स। ये इसके सॉल्यूशन है। ये तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, जो सी एफ बनता है ना, कि मतलब इसके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी सॉल्यूशन आते हैं, इसके लिए उसको हम लोग सी एफ इस फॉर्म में लिखते हैं। बट ये 4 इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। तो बोला भी है ना, द सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, और इनके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे वो भी सॉल्यूशन होंगे, तो वो अपने पास सी एफ होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। तो ए ऑप्शन कैसे आया, क्लियर है सबको? हम्म। अच्छा, इसका आंसर बताओ। अच्छा, एक ही क्वेश्चन ही पूछा है हाँ, अब तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है। ये भी है लेकिन इसमें अलग से अपने को वो भी निकालना है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है, बट जरूरत नहीं है, इसी से आ जाएगा। बताओ क्या आएगा इसका आंसर, ये भूल जाओ, अभी साइन स्क्वायर एक्स को भूल जाओ, सिर्फ इतना बताओ, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कौन सा करेक्ट है इसमें से। कॉम्प्लेक्स में आ रहा है एम स्क्वायर प्लस 4, एम स्क्वायर 4, मतलब क्या आएगा इसका, रियल में आएगा, रियल में कैसे आएगा, 2 आएगा ना, +-2 तो 2 cos 2x sin 2x, मतलब या तो एक ट्रू होगा या तो सी, बाकी इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। बट ये इसका सी एफ आ गया। ये जो अलग से ऐड किया है ना, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल जो अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए। तो यहाँ तक किसी को डाउट है, बाकी क्वेश्चन और कभी पूछा नहीं। हाँ, बट एक क्वेश्चन और है, जैसे मान लो अगर मैं एक सॉल्यूशन दे दूं, ये टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे हैं। जैसे मान लो अगर x इंटू ई रेस टू 2x है, अगर ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो उसका मिनिमम ऑर्डर कितना होना चाहिए। अगर ये एक सॉल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है। हाँ, तो कितने होंगे। देखो, ये x से क्या पता चलता है कि एक रूट तो रिपीटेड है, और ये e रेस टू 2x से क्या पता चलता है अपने को कि एक रूट इसका 2 है और वो भी रिपीटेड है। तो मतलब उसका डिग्री कम से कम कितना होना चाहिए, 2। समझ में आया? तो अगर मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जिसका सॉल्यूशन ये होगा, तो मैं कैसे बना सकता हूँ, m-2 का होल स्क्वायर, ऐसे बना सकता हूँ। इसका सॉल्यूशन ये आएगा ना, आएगा कि नहीं। इसके रूट कितने हैं, 2 रिपीटेड है, तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊं तो c1 प्लस एक्स इंटू सी टू ई रेस टू 2x, तो एक सॉल्यूशन बन गया।